नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्रोग्राम में आपका फिर से एक बार स्वागत है और मैं अजय दुबे करंट अफेयर की सीरीज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज 14 सितंबर है। आप सभी लोगों को पता होगा कि 14 सितंबर क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका क्या महत्व है। तो सारे लोग जानते हैं कि 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है। आज हमारे देश का क्या है, हिंदी दिवस है। तो थोड़ा सा आज हम हिंदी दिवस के बारे में चर्चा करेंगे, फिर अपने करंट्स के उन पॉइंट्स पर आएंगे जो अपन रेगुलर चर्चा करते हैं। तो देखिए, हिंदी क्या है, एक अपनी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लेकिन हिंदी दिवस मनाने के पीछे का जो इतिहास रहा है वो क्या रहा है, थोड़ा सा ये जान लेते हैं। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ, संविधान सभा का निर्माण हुआ और संविधान के निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, उसी समय संविधान सभा में ये सवाल उठा कि हमें हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे संविधान सभा में जो दक्षिण भारत का नेतृत्व कर रहे थे और उन लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया कि केवल एक हिंदी को ही राजभाषा का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी राजभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो इसी क्रम में क्या हुआ, 14 सितंबर 1949 को, कब, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया और संविधान के अनुच्छेद 343 के सब क्लॉज ए में रखा गया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी, जिसकी लिपि क्या होगी, क्या बनाया, राजभाषा बनाया, जिसकी लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो अपना ये हुआ कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसको रखा गया। तो अनुच्छेद 343 ए के अंतर्गत रखा गया और हिंदी को राजभाषा का जो दर्जा दिया गया दोस्तों, वो कब दिया गया, 14 सितंबर 1949 को। और इसके बाद में फिर 1953 से, यानी कि हिंदी दिवस मनाने की जो परंपरा रही है अपने देश में कि हिंदी दिवस कब से मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस मनाने की परंपरा की शुरुआत हुई आपकी 1953 से, यानी कि पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया 14 सितंबर 1953। तो 1953 से प्रत्येक वर्ष क्या किया जाता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जो अपनी हिंदी भाषा है दोस्तों, ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। कौन सी, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा। अब देखिए, अब हमारे संविधान में एक आर्टिकल और दे रखा है, अनुच्छेद 351। और अनुच्छेद 351 में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वो हिंदी भाषा के विकास के लिए क्या करेगा, प्रयास करेगा। तो हिंदी भाषा के विकास के लिए राज्य क्या करेगा, प्रयास करेगा। किस आर्टिकल में है, 351 में, भाषा के विकास के लिए निर्देश। ठीक है, तो ये 351 वो आर्टिकल है जो है तो डीपीएसपी, लेकिन भाग 4 से अलग 351 में है ये, तो इसको भी आप याद रखना। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे आज हिंदी दिवस के रूप में। बाकी की हिंदी दिवस के रूप में अगर आपको जानना है तो बहुत विस्तार से नहीं जानना, आज हम करंट के वे में इसको पढ़ रहे हैं कि 14 सितंबर क्यों इंपॉर्टेंट है। तो भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, और सरकार क्या करती है, विभिन्न कार्यक्रमों का, विभिन्न प्रतियोगिताओं का इस दिन आयोजन करती है और कई लोगों को इस अवसर पर पुरस्कार भी दिए जाते हैं। चलिए अब अपने मुख्य पॉइंटों पर आते हैं। ये संवैधानिक प्रावधान था, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है और इसके विकास के लिए 351 में निर्देश दिए गए हैं। शुरुआत इसकी 1953 से हुई। अनुच्छेद 343 में राजभाषा के रूप में इसको दर्जा दिया गया। ये बातें आपको याद रखनी है। तो देखिए, अभी हाल ही में हमारा जो पहला पॉइंट बनेगा करंट का, वो ये है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने अपनी पहली धरोहर पर्यटन नीति की घोषणा की है। तो धरोहर पर्यटन नीति की घोषणा करने वाला पहला राज्य भारत का, या पहल धरोहर पर्यटन नीति, तो धरोहर पर्यटन नीति की घोषणा किस राज्य ने की है,
गुजरात ने की है। किसने की है? गुजरात ने की है। और गुजरात धरोहर पर्यटन नीति को घोषित करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि जितने भी हेरिटेज होटल हैं, क्या हेरिटेज होटल, तो हेरिटेज होटलों को क्या करने के लिए, रखरखाव के लिए, इनका और विस्तार करने के लिए सरकार क्या करेगी, 5 से 10 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाएगी। कितने? 5 से 10 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाएगी। किस नीति के तहत? धरोहर पर्यटन नीति के तहत। किनको? हेरिटेज होटलों को। इसके बाद में अगला पॉइंट जो आता है हमारा, वो आता है कि अभी हाल ही में जो शिक्षा मंत्रालय है अपना, यानी कि मानव विकास संसाधन मंत्रालय का, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का भी नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। तो शिक्षा मंत्रालय ने अपनी एक 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया था, और उस 2 दिवसीय सम्मेलन का नाम था 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा। क्या था? 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा, ये कार्यक्रम का नाम था सम्मेलन का। और इस सम्मेलन का आयोजन करता कौन रहा है? इसका आयोजन किया था भारत के शिक्षा मंत्रालय ने। और जब से नई शिक्षा नीति की घोषणा हुई है, तब से इसका नाम बदल करके ये पहले क्या था, HRD मिनिस्ट्री था, ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो HRD मिनिस्ट्री का नाम परिवर्तित करके अब क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और ये जो सम्मेलन हुआ है, ये कितने दिवसीय सम्मेलन था? 2 दिवसीय सम्मेलन हुआ है। और देखिए, कोरोना के चलते हुए अब प्रत्यक्ष रूप से सम्मेलन नहीं हो रहे हैं, तो ये कैसा सम्मेलन था कि ऑनलाइन, यानी कि ई सम्मेलन जिसको हम बोल सकते हैं, कि ये एक ई सम्मेलन था जिसका आयोजन किया गया। अब इसी के साथ में क्या किया जा रहा है, सितंबर का महीना चल रहा है, और सितंबर के महीने में शिक्षक दिवस भी आता है, हिंदी दिवस भी है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने 8 सितंबर से लेकर के, कब से? 8 सितंबर से 25 सितंबर तक क्या मनाया है, क्या मना रहे हैं? शिक्षक पर्व मनाया जा रहा है। क्या मनाया जा रहा है? शिक्षक पर्व। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, और इसको आप याद रखना कि शिक्षक पर्व कब से कब तक मनाया गया। तो 8 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर तक शिक्षक पर्व का आयोजन किया गया। और यहाँ से क्या क्या सवाल बन सकते हैं कि 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा का आयोजन किसने किया? शिक्षा मंत्रालय ने किया। क्या था ये? 2 दिवसीय सम्मेलन था, जो कोरोना के चलते ऑनलाइन हुआ, ठीक है, बैठकें नहीं हुई। और 8 सितंबर से 25 सितंबर तक शिक्षक पर्व का आयोजन किया जा रहा है। अगला जो पॉइंट है हमारा, वो ये है नंबर 3 में, यहां लिख देता हूं। तीसरा पॉइंट क्या है कि अभी मध्य प्रदेश में एक अभ्यारण्य है, पेंच बाघ अभ्यारण्य। कहां पर? मध्य प्रदेश में। पेंच बाघ अभ्यारण्य। तो अभी मध्य प्रदेश में क्या किया गया, पेंच बाघ अभ्यारण्य का मतलब है कि वहाँ पर जितने भी जानवर हैं, जितने भी जीव हैं, उनके विचरण के लिए एक अंडरपास का प्रावधान किया गया कि एक अंडरपास वहाँ बनाया गया है NH44 पर, नेशनल हाईवे 40 पर। तो नेशनल हाईवे 40 पर एक अंडरपास बनाया गया है। अब क्या होगा कि अब जितने भी जीव यहाँ रह रहे हैं वो सड़कों के माध्यम से नहीं जाएंगे, बल्कि उस अंडरपास के नीचे से होते हुए विचरण करेंगे, जिससे वहाँ रोड एक्सीडेंट में होने वाले जीवों की हत्या में क्या आएगी, कमी आएगी। अब हमें ये याद रखना है कि इस अंडरपास का जो नाम है वो क्या है, इसको क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया है पेंच नवेगांव। क्या नाम दिया है? पेंच नवेगांव नागजरा बाग गलियारा, नागजिरा बाग गलियारा, ठीक है। अब यहां से सवाल क्या पूछा जाएगा आपसे, यहां से पूछा जाएगा बताइए पेंच नवेगांव बाग गलियारा किस राज्य में स्थित है या किस राज्य में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मध्य प्रदेश में। तो दूसरी चीज, किस वन्यजीव अभ्यारण्य में बनाया गया है, किस बाघ अभ्यारण्य में बनाया गया? पेंच अभ्यारण्य में, MP में है, इसको आप याद रखना। इसके बाद में एक चीज यहां पर और देख लीजिए कि ये जो NH44 है, थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं
कि NH-44 जो है ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। क्या है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, और जिसकी जो ठीक है याद रखना। और इसकी जो लंबाई पूछे कि इस अंडरपास की लंबाई क्या है, इसकी लंबाई है 16.1 किलोमीटर। लगभग 16 किलोमीटर में ये अंडरपास बनाया गया है जीवों के विचरण करने के लिए, जिससे क्या होगा कि जीवों की एक्सीडेंट में होने वाली हत्याओं में कमी आएगी। और ये भी एक कह सकते हैं कि वन्य जीव संरक्षण से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो हो सकता है कि एनवायरनमेंट में यहाँ से आपसे रिलेट करके क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या हो सकता है कि एनवायरनमेंट में संरक्षण से आपका एक सवाल आ जाए कि बताइए और कैसे क्या क्या प्रयास हैं जो संरक्षण के लिए किए जाने चाहिए। अगला जो पॉइंट आता है हमारा वो आ रहा है नंबर 4। अभी हाल ही में क्या किया गया दोस्तों, देखिए हुबली रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया गया है। तो हुबली रेलवे स्टेशन क्यों चर्चा में रहा है इस बार? क्योंकि इसका नाम परिवर्तित किया गया है, और इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, श्री सिद्धरूथा स्वामी इस रेलवे स्टेशन का नेम चेंज करके क्या कर दिया गया है, श्री सिद्धरूथा स्वामी रेलवे स्टेशन। तो देखिए अब यहां सवाल बनेगा कि ये जो रेलवे स्टेशन है ये किस राज्य में है? ये कर्नाटक राज्य में है। और कर्नाटक राज्य में ये जो रेलवे स्टेशन है ये कौन से रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो ये आता है दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन के अंतर्गत, दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन। तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का हुबली रेलवे स्टेशन क्या था? मुख्यालय था। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कौन सा होगा, एनटीपीसी के हिसाब से, रेलवे के हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एनटीपीसी में ये पूछा जा सकता है कि श्री सिद्धरूथा स्वामी, या कह सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो हो सकता है कि एग्जाम में आपको हुबली ना मिले, क्या मिल जाए, सिद्धरूथा स्वामी रेलवे स्टेशन मिल जाए। ठीक है, तो इसको आप याद रखना। दूसरी कौन से राज्य में है? कर्नाटक में है। और कौन से रेलवे स्टेशन का नाम बदला है? हुबली रेलवे स्टेशन का। इसके बाद में अगला जो पॉइंट है हमारा 5वां, वो ये है कि अभी बिहार में एक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की चर्चा की जा रही है। तो उस राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम क्या है? तो कल ही इसकी मंजूरी मिली है, मुंगेर भागलपुर। क्या है? मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग। और ये कहाँ बनाया जा रहा है? बिहार में। और सरकार ने इसको अभी हाल ही में मंजूरी प्रदान की है। तो ये बात याद रखना कि मुंगेर कौन से राज्य में पड़ता है? बिहार में पड़ता है। और बिहार की राजधानी आपसे पूछी जाए तो सारे लोगों को पता होनी चाहिए, क्या है? पटना है। और यहाँ के सीएम नीतीश कुमार हैं। अब अगला क्वेश्चन बनेगा अपना कि एक अभी कियोस्क जारी किया गया है आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा कोविड-19 का पता लगाने के लिए। तो क्या है उसका नाम? 5 नंबर 6 देखिए, आईआईटी गुवाहाटी के विद्यार्थियों ने भी क्या किया है, आईआईटी गुवाहाटी, तो आईआईटी गुवाहाटी के बच्चों ने अभी कोविड-19 का पता लगाने के लिए कोविड-19 का पता लगाने के लिए सेल्फ चेक कियोस्क अथवा ऐसी किट बनाई है जिससे व्यक्ति क्या कर सकता है, खुद ही कोरोना की जांच का पता लगा सकता है। इसीलिए उसका क्या नाम रखा गया है, सेल्फ चेक कियोस्क। तो यहां सवाल आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सेल्फ चेक कियोस्क किस यूनिवर्सिटी या किस आईआईटी के द्वारा बनाया गया है। तो आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा बनाया गया है। और ये किस बीमारी का पता लगाने के लिए है, कोविड-19, क्योंकि कोरोना महामारी इस समय बहुत ही चर्चा में है। चलिए अगला पॉइंट आता है अपना, अभी एक पुरस्कार दिया गया है WSIS पुरस्कार, और ये पुरस्कार मिला है पश्चिम बंगाल को। इस बार किसको मिला है, पश्चिम बंगाल को। याद रखना कि
कि WSIS पुरस्कार किस राज्य को मिला है? पश्चिम बंगाल को मिला है। और किस परियोजना के लिए मिला है? तो ये मिला है सबुज साथी परियोजना के लिए। कई सवाल बन सकते हैं यहां पर। तो सबुज साथी परियोजना किस राज्य से संबंधित है ये पूछ लेगा, तो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। इसके अलावा ये भी पूछ सकता है कि यहाँ पर कौन कौन से तो नेशनल पार्क हैं, कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य, तो आपने सुंदरबन नेशनल पार्क का नाम सुना होगा। इसके बाद में बुक्सा नेशनल पार्क है यहाँ पर। ठीक है। और अगर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो जल्दापारा और महानंदा वर्ल्ड सेंचुरी हैं यहाँ। जल्दापारा तथा महानंदा वर्ल्ड सेंचुरी। कहाँ पर हैं? पश्चिम बंगाल में हैं यहाँ, क्योंकि इसी से रिलेटेड है ये। दूसरी चीज आती है पश्चिम बंगाल की राजधानी। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी आप सारे लोगों को पता होगा, कौन सी है? कोलकाता है। तो 7 पॉइंट हो गए आपके। अगला आता है कैनविस दवा परियोजना। तो कैनविस दवा परियोजना क्यों चर्चा में रही है इस बार? कहाँ पर इसको स्थापित किया जा रहा है? इस परियोजना को किस देश के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है? ये बात भी आपको याद रखनी है। बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट हैं इसमें। नंबर 8 कैनविस दवा परियोजना। तो देखिए ये जो कैनविस दवा परियोजना है ये दोस्तों जम्मू में स्थापित की जा रही है। कहां पर? जम्मू में। और किस देश के सहयोग से स्थापित की जा रही है? कनाडा के सहयोग से स्थापित की जा रही है। इस बात को आप याद रखना। अगली बात आती है कि अभी आंध्र प्रदेश ने अपने युवाओं के प्रशिक्षण के लिए एक प्लेटफॉर्म के साथ में क्या किया है? समझौता किया है। तो उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो उसका नाम है UI पथ। UI पथ। तो UI पथ के साथ में अपने युवाओं के प्रशिक्षण के लिए किसने समझौता किया है? आंध्र प्रदेश ने। ये एक रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन है। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि बताइए UI पथ क्या है? तो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन है। और इसके साथ में आंध्र प्रदेश ने अपने सभी युवाओं के प्रशिक्षण के लिए क्या किया है? समझौता किया है। अब एक बात हमें यहाँ याद रखनी है कि जो आंध्र प्रदेश है ये ऐसा राज्य है कि इसकी 3 राजधानी है। कितनी राजधानी? 3 राजधानी। और कौन कौन सी हैं? एक तो हो जाएगी आपकी विधिक राजधानी या विधायी राजधानी हम जिसे बोल सकते हैं, विधिक राजधानी। एक हो गई इसकी कार्यकारी राजधानी, और एक है न्यायिक राजधानी, जुडिशियल कैपिटल। यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल 3 राजधानी हैं। तो विधिक राजधानी के रूप में अमरावती, कार्यकारी राजधानी के रूप में आपकी विशाखापत्तनम, और कुन्नूर को बनाया गया है न्यायिक राजधानी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात आती है कि यहाँ के जो CM हैं वो कौन हैं? तो यहाँ के CM हैं जगनमोहन रेड्डी। कौन है? जगनमोहन रेड्डी। और राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंद्र, गवर्नर विश्वभूषण हरिश्चंद्र। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना। अब एक बात आती है कि अभी आंध्र प्रदेश ने 2 ऐप लॉन्च किए हैं, और वो कौन कौन से ऐप हैं? एक तो है निगाह ऐप। कौन सा है? निगाह ऐप। और एक है कोविड फार्मा ऐप। कौन सा? कोविड
फार्मा ऐप। तो ये 2 ऐप के नाम भी याद रखने हैं, जो किसने स्टार्ट की है, आंध्र प्रदेश ने। और अभी कोविड-19 के लिए क्या किया इन्होंने, मोबाइल हैंड वॉश स्टेशन स्थापित किया है। तो मोबाइल हैंड वॉश स्टेशन स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। ये भी बात आपको यहाँ याद रखनी है। इसके बाद में जो अगला पॉइंट है हमारा वो क्या है, वो ये है कि अभी हाल ही में क्या हुआ है कि SCO के संस्कृति मंत्रियों की क्या हुई है, एक 17वीं बैठक आयोजित हुई है। SCO के संस्कृत मंत्रियों की 17वीं बैठक का आयोजन किया गया है। और ये जो अब यहाँ से जो सवाल पूछेगा आपसे वो ये पूछेगा कि SCO की संस्कृत मंत्रियों की 17वीं बैठक में या 17वें सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो जो भारत के प्रतिनिधि थे वो थे अपने प्रतिनिधि प्रहलाद सिंह, जो भारतीय संस्कृति मंत्रालय के क्या थे, कैबिनेट मंत्री हैं। ठीक है। अब जो SCO है इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है ये है आपका बीजिंग में, बीजिंग चीन में। ठीक है। अगर इसके जनरल सेक्रेटरी की बात की जाए तो इसके जनरल सेक्रेटरी थे व्लादिमीर नूरो। कौन है, व्लादिमीर नूरो इसके जनरल सेक्रेटरी हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है अपना कोकस 2020। तो कोकस 2020 यहीं लिख देता हूं मैं, ये क्या है, कोकस 2020। देखिए दोस्तों, कोकस 2020 जो है ये एक सैन्य अभ्यास है और इस सैन्य अभ्यास में शामिल होने के लिए अभी चीन ने घोषणा की है। किसने घोषणा की है, चीन ने घोषणा की है। और ये कहाँ पर आयोजित हो रहा है, दक्षिणी रूस में आयोजित हो रहा है। और यहाँ एक बात और याद रखनी है कि ये एक ऐसा सैन्य अभ्यास है जिसमें भारत ने शामिल न होने की घोषणा की है। ठीक है, किसने, भारत ने शामिल न होने की घोषणा की है। तो ये थे आज के हमारे पॉइंट। ठीक है। इसके बाद में जब अगला आपका लेक्चर आएगा उससे पहले इस टॉपिक की जो PDF की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। और उससे रिलेटेड इसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप हमसे बेझिझक पूछिए। और उम्मीद करता हूं कि ये करंट अफेयर आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।